तो आइए इस वीडियो का जो फोर्थ पार्ट है उसको हम शुरू करें। उससे पहले आपका स्वागत है। हम लर्निंग की थ्योरीज को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछले 3 पार्ट्स में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और अब हम सीधा चौथे पार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम जो लास्ट की हमारी कुछ थ्योरीज रह गई हैं, जिसमें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो वैगॉत्स्की की थ्योरी है वो बच गई है, और साथ ही साथ एक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उसका जो पर्सपेक्टिव है या मीनिंग है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। वाइगोत्स्की की जो सोशल कल्चर थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो ये कंस्ट्रक्टिविज्म एक अलग स्कूल ऑफ थॉट निकला, इसमें दो वेव्स उभर कर सामने आई। पहली वेव के प्रतिपादक या यूं कहें कि मेन हीरो अगर कोई है तो वो जीन पियाजे हैं। लेकिन जीन पियाजे ने अपने काम में ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ी कमी उनके काम में रही, उसी कमी के ऊपर जिसने अपनी थ्योरी बिल्ड की वो है वाइगोत्स्की। तो इन इन दोनों थ्योरीज को पढ़ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बायोलॉजिकल फैक्टर को या इंटरेक्शन विद द फिजिकल वर्ल्ड को, एज को अगर प्याजे डील करते हैं, तो जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है सोशियो कल्चरल जो एस्पेक्ट है उसको वाइगोत्स्की डील करते हैं। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स के बिना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अपने आप में अधूरी है। तो इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो पहला डायमेंशन है उसको हम पहले किसी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो आपके सिलेबस में भी है। उसको आप रेफर कर सकते हैं, प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को। अभी फिलहाल के लिए हम जिसकी बात करेंगे वो होगी वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी। अब देखिए, वाइगोत्स्की ने, अगेन मैं बता दूं कि फिर से काम कहां से शुरू किया, जहां प्याजे ने छोड़ा, और कोजेज क्या हैं इनके अकॉर्डिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्या कारण है, सबसे पहले हम वही देखेंगे। तो इनके अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पहला कारण है कल्चर, सोसाइटी, और तीसरा कारण है लैंग्वेज। यानी ये मानते हैं कि कल्चर जो है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा रोल जो है वो उसमें प्ले करता है। सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लीड करती है। अगर हम प्याजे की बात करें तो वो कहते हैं कि लैंग्वेज और थॉट का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और अगर है भी तो पहले थॉट आता है उसके बाद लैंग्वेज आती है। लेकिन वाइगोत्स्की और चॉम्स्की की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं ये कहा है कि ऐसा नहीं है, लैंग्वेज और थॉट्स का आपस में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है। जन्म के शुरुआत में ये दोनों अलग अलग होते हैं, उसके बाद एक साल में क्लोज आते हैं, दूसरे साल में ये ओवरलैप करते हैं, और तीसरे साल में जो है ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं। तो ये जो है इसको जो है वो वाइगोत्स्की ने कोर्स जो है वो माना है। वो मानते हैं कि समाज में जैसा परिवेश बच्चे को मिलेगा, जिस तरह की लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट उसकी होगी, वो कहीं ना कहीं उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट जो है वो करेगी ही करेगी। वाइगोत्स्की कहते हैं इंटरनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि इंटरनलाइजेशन के बिना एक बच्चा कभी भी कोग्निटिवली डेवलप नहीं हो सकता। प्याजे क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट और जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल दूर दूर हैं, ठीक है, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज और डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, और साथ ही साथ प्याजे ये भी कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होती है, उसके बाद जो है वो लैंग्वेज आती है। ठीक है, इसीलिए पहले डी को जो है वो यहाँ पर रखा गया है, और एल को जो है वो उसके बाद यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, लेकिन वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है वो लैंग्वेज पहले आती है, और लैंग्वेज से जो है वो डेवलपमेंट आगे बढ़ती है। अब हम इसके बाद आगे चलेंगे और वाइगोत्स्की की थ्योरी में देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। ZPD का नाम इसे देते हैं। क्या है ये ZPD? इसको समझने के साथ साथ इसको तो इसी स्लाइड में, हम पर्टिकुलर स्लाइड में हम इसको ध्यान से देखेंगे, लेकिन पहले हम स्कैफोल्डिंग को समझ लेते हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग एक ऐसा टर्म यूज की गई है वाइगोत्स्की के द्वारा, जिसको आगे जो है वो ब्रूनर ने फिर इसको आगे और ज्यादा एक्सपेंड किया, इसको यूज किया, या फेमस और ज्यादा इसको किया उन्होंने। तो जो स्कैफोल्डिंग को लेकर के वाइगोत्स्की का कहना है कि ये एक तरह की हेल्प है, अगर हम इन सिंपल टर्म्स कहें तो, जो एक ज्यादा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल अदर जो है, वो एक लेस नॉलेजेबल अदर को, यानी कि कम ज्ञान रखने वाले को प्रोवाइड करता है हेल्प। ठीक है, और ये हेल्प किस लिए दी जाती है? ताकि बच्चा जो है वो अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से आगे बढ़ पाए, जोन ऑफ जो पोटेंशियल डेवलपमेंट की ओर वो बढ़ पाए। तो ये स्कैफोल्डिंग का उन्होंने कंसेप्ट दिया है, मोर नॉलेजेबल अदर या मोर इंपॉर्टेंट पर्सन की उन्होंने मोस्ट जो है वो बात, मोर इंटेलिजेंट पर्सन की उन्होंने बात यहाँ पर की है। अब ये क्या बोलते हैं कि स्कैफोल्डिंग जो है इट इज अ काइंड ऑफ हेल्प। इसमें जो है वो एक जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो गाइड के रूप में कार्य करता है,
ठीक है, जो मोर इंटेलिजेंट पर्सन है वो क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें स्पून फीडिंग नहीं होती। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, स्कैफोल्डिंग इज नॉट इक्वल टू स्पून फीडिंग। इसमें सिर्फ हिंट या क्यू देने की बात होती है, उसको बस हिंट दिया जाता है और उस हिंट की सहायता से बच्चा जो है वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उसको हासिल करता है या उससे ऊपर वो पहुंचने की प्रयास करता है। अब देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अगर हम एक तरफ ले लें और इसमें हम इस तरीके से एक ग्राफ ड्रॉ कर लें, तो ये जो सबसे पहली लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन में वो टास्क आप रख सकते हैं जो बच्चा जो है वो परफॉर्म कर सकता है विद ईज, बिना किसी परेशानी के बड़ी सरलता से ये कार्य जो बच्चा कर सकता है। चाहे मान लीजिए अगर हम पहली कक्षा के बच्चे की बात करें, हो सकता है बच्चा जो है वो 1 2 3 लिखना बच्चे को आता है, तो ये वो टास्क आ जाएंगे जो बच्चा बहुत इजीली परफॉर्म कर सकता है। और इसके बाद जो इसके ऊपर के टास्क होंगे, ये वो टास्क होंगे जो कि बच्चा परफॉर्म तो कर सकता है लेकिन अपने आप नहीं कर सकता। इसके लिए बच्चे को क्या चाहिए, नहीं इसमें बच्चा जो है वो हेल्प के साथ जो है वो हेल्प के बिना भी जो है वो इसको कर सकता है। ये बहुत इजी टास्क है, इसके लिए तो मतलब सीधी सी बात है, मान लीजिए कि बहुत सरल टास्क है और ये वो टास्क है जो बच्चा हेल्प के बिना कर सकता है। और इन्हीं को, और इसके बाद ऊपर जो टास्क इसमें आते हैं, ये वो टास्क आते हैं जो कि बच्चा नहीं कर सकता है विदाउट हेल्प, यानी बच्चा बिना हेल्प के इन टास्क को नहीं कर सकता है, जो इस लेवल के टास्क होंगे। जैसे 1 2 3 तो बच्चे को आ जाता है, लेकिन 10 के आगे की गिनती जो है वो बच्चा बिना हेल्प के कर सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें 100 से आगे की गिनती, वो जो है वो बच्चा जो है वो बिना हेल्प के कर ही नहीं सकता। और इसके बाद फिर कुछ आगे के टास्क ऐसे आएंगे, पहली कक्षा में जो मान लीजिए 1000 तक की संख्याएं हैं, वो बच्चा हेल्प के साथ भी नहीं कर पाता है। टास्क ऑफ दिस लेवल कांट बी परफॉर्म्ड इवन विदाउट हेल्प। अब देखिए, जो ये वाला एरिया है ना जिसमें बच्चा बिना हेल्प के काम कर सकता है, वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां बच्चे की प्रॉक्सिमिटी है, जहां बच्चा अपनी डेवलपमेंट को बिना हेल्प के भी कर सकता है। और ये जो है ये बिलो जेडपीडी आ गया। ठीक है, इसके लिए तो टीचर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ टीचर को एक एनवायरनमेंट देना है, बाकी बच्चा बिना हेल्प के खुद कर लेगा। लेकिन जो ये है लो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट जो है एलपीडी, यहाँ के लिए जो है वो टीचर की हेल्प की जरूरत चाहिए होती है और टीचर को यहाँ पर स्कैफोल्डिंग देनी पड़ती है, यहाँ पर जो टीचर को गाइड करना पड़ता है, यहाँ पर सपोर्ट देनी पड़ती है, यहाँ पर हिंट और क्यूज देने पड़ते हैं, ताकि बच्चे का जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है वो हो पाए। तो जेडपीडी वो एरिया आ गया जहां पर बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, बिना हेल्प के भी काम कर सकता है। और इसके ऊपर के जो टॉप काम है, ये तो उसके जैसे बोलते हैं ना बाउंसर आ गया, कि मान लो पहली वाले बच्चे को जाके आप अलजेब्रा के ऊपर भाषण दे के आओ, कितना बड़ा प्रोफेसर होगा, कुछ भी करवा के आ जाएगा, बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो उनके लेवल के बाहर की चीज है। चलिए, अब थोड़ा सा वैगोत्स्की के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को देख लेते हैं। जैसे व्हाट इज ऑलरेडी नोन, बड़ा जो सरलता से आता है, व्हाट कैन बी नोन विद असिस्टेंट, जेडपीडी आ गया। एंड व्हाट इज नॉट नोन, जो पता ही नहीं है, तो जेडपीडी का किसके लिए चाहिए होता है, इसके लिए चाहिए होता है जो पता नहीं है, जो हेल्प के साथ बच्चा सीख सकता है। और कुछ काम ऐसे हैं जो फ्यूचर में बच्चा सीखेगा, वो बच्चे को आते नहीं हैं। और यही जो है वो लर्निंग का एरो है, या दिस इज द जर्नी ऑफ लर्निंग विच Vygotsky has tried to elaborate in his theory of psychological development, in his theory of social cultural development. अब आगे चलते हैं और वाइगोत्स्की की थ्योरी की कुछ इंप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी में अभी हमें इतना ही पढ़ने की जरूरत है, जेडपीडी स्कैफोल्डिंग। रीजन बीइंग कि जो इसकी थ्योरी है वो अभी क्योंकि ही वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट, तो वो रशियन में है, तो ट्रांसलेशन वर्क जो है वो उसका चला है, तो फिलहाल इतना ही काम जो है वो उसका है। लेकिन इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वाइगोत्स्की को बहुत ज़्यादा माना जाता है उसके इन कामों के लिए। इम्प्लीकेशंस की बात करें तो वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, तो ऑब्वियसली ही विल सपोर्ट डिस्कवरी लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बट ये सारी के सारे जो कंसेप्ट हैं, ये वाइगोत्स्की कहता है कि ग्रुप में होने चाहिए, ग्रुप में ही बच्चे को डिस्कवरी लर्निंग करवाई जाए, ग्रुप में ही बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग दी जाए, ग्रुप में ही प्रोजेक्ट्स और एक्टिवेटर के रूप में देखते हैं। और इसमें टीचर जो है वो असेस करेगा सबसे पहले बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, उसके डेवलपमेंट, और फिर स्कैफोल्डिंग करेगा बच्चों की, जिससे कि बच्चा जो है वो उसके अबव जेडपीडी यानी कि लेवल ऑफ पोटेंशियल टीचिंग टेक्निक्स करेगा, अप्लाई करेगा। कोऑपरेटिव टीचिंग टेक्निक्स और कोलैबोरेटिव टीचिंग टेक्निक्स को लेकर के ये एक इन्फोग्राफिक मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है, यू कैन रेफर टू दिस इन्फोग्राफिक। अब इसमें देखिए, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव जो लर्निंग है ये 21st सेंचुरी स्किल्स में भी इंक्लूड है। तो यदि कभी
कभी आपको डायरेक्ट ऑप्शन आता है कि 21st सेंचुरी स्किल इनमें से कौन कौन से हैं, या वाइगोत्स्की ने कौन सी 21st सेंचुरी स्किल्स की बात अपनी लर्निंग थ्योरीज में की है, तो आप उसको बता सकते हैं। गाइडेड इंस्ट्रक्शन, ये वो इंस्ट्रक्शन है जिसमें बच्चे को टीचर की गाइडेंस में जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसकी नीड और उसकी लेवल के अकॉर्डिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है कि इसमें जो मान लीजिए बच्चे हैं वो तो आपस में सीख ही रहे हैं पीयर ट्यूटरिंग के रूप में, एक बच्चा दूसरे से सीख रहा है, दूसरा एक से सीख रहा है, लेकिन इसमें टीचर भी उन बच्चों से सीखता है और बहुत सी चीजें निकलती हैं बीच में, और इसे रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। तो वाइगोत्स्की इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट मानता है। और पीयर ट्यूटरिंग यानी दोस्त या एक कक्षा में पढ़ने वाले जो पीयर्स हैं वो आपस में जब एक साथ मिलकर के सीखते हैं तो उसे पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप की बात जो है वो वाइगोत्स्की करता है, यानी कि वो कहता है कि बच्चों को जो है उनके कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए अप्रेंटिसशिप जैसे टूल्स को, अप्रेंटिसशिप का सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, तो ट्रेनिंग को लेकर के जो है वो ये कहते हैं कि इस तरीके से जो है वो बच्चों को मतलब आपको पढ़ाना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं, सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं, ये हमें कहाँ से देखने को मिलती हैं? वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल लर्निंग थ्योरी से देखने को मिलती हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद असिस्टेंस टुडे शी विल बी एबल टू डू बाय हर सेल्फ टुमारो, यानी आज जो बच्चा मदद के साथ कर रहा है, कल वो अपने आप भी स्वयं भी उसको कर पाएगा। यही यही वाइगोत्स्की की थ्योरी का मेन हम कह सकते हैं कि स्लोगन है। इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये एक्सप्लेन नहीं करता है एज रिलेटेड चेंजेस को। वाइगोत्स्की ने जीन पियाजे की थ्योरी में जो एक मेजर एस्पेक्ट था मैच्योरेशन का, बायोलॉजी का, जेनेटिक्स का या मैच्योरेशन का, उसको इग्नोर कर दिया है कंप्लीटली। तो वो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म बन जाता है। इट डजेंट एक्सप्लेन स्टेज वाइज डेवलपमेंट। अब देखिए पियाजे ने स्टेज वाइज डेवलपमेंट दी है, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। किस एज में होगा, जैसे मान लीजिए 0 से 3 साल तक जो है वो आपका सेंसरी मोटर, 0 से 2 साल तक सेंसरी मोटर है, 2 से फिर आगे 4 साल तक उन्होंने बताई है। एक और अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज है 4 से 8 साल तक जो है वो। अगेन इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें ये कमी जो है वो वाइगोत्स्की की थ्योरी में मिलती है, कि इस थ्योरी में ये चीज हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर वाइगोत्स्की इस चीज को एक्सप्लेन करने में विफल रहे हैं उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ ये इनकी खूबी भी है कि इन्होंने जो डेवलपमेंट है उसको स्टेज ओरिएंटेड ना मानकर जो है वो कॉन्टिन्यूस माना है। तो इधर वे आप इसको लिख सकते हैं, और दोनों ही चीजों की समझ हमें होनी चाहिए। इट डजंट गिव इंपॉर्टेंस टू बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जिसकी अभी हमने बात भी की, और इट इग्नोर्स सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसने सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट की तो बात की है, लेकिन सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट को इसने भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया है। अब अगर हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अगेन इसे क्या कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स लर्नड इन वन कंटेक्स्ट टू न्यू कंटेक्स्ट and helps learners connect prior learning to new problems and tasks. Suppose कीजिए सिंपल सी भाषा में, if you have learned something already, आप पहले से कुछ सीख चुके हैं, and you are using that learning to solve a new problematic situation in your real life, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तभी वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, जब आपका प्रायर नॉलेज, आपकी प्रायर लर्निंग कनेक्ट होती है न्यू लर्निंग के साथ, इट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इट इज बेसिकली द एसेंस ऑफ लर्निंग। अगर हम पहले सीखी हुई चीज को नई सीखी जाने वाली चीज के साथ कनेक्ट करने में अपने आप को इनएफिशिएंट मान रहे हैं, अनेबल महसूस कर रहे हैं, देन somewhere there is a very big gap, a huge gap in the learning strategies that a teacher is applying to teach his students. अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को आप इक्वेशन के रूप में भी देख सकते हैं। अगर मैथमेटिकल इक्वेशन में कहें तो ट्रांसफर प्लस लर्निंग इज इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। व्हाट इज ट्रांसफर? एक्ट ऑफ मूविंग समथिंग टू अनदर प्लेस। किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना इज ट्रांसफर। एंड लर्निंग इज एक्ट ऑफ गिविंग नॉलेज स्किल्स बाय एक्सपीरियंस स्टडी बीइंग टॉट फॉर क्रिएटिव लर्निंग। यानी ट्रांसफर और लर्निंग जब मिल जाते हैं उसी को ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच समथिंग लर्नड इन वन सिचुएशन इज यूज्ड इन अनदर सिचुएशन। अब इसमें देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसफर कितने, 3 तरह के ट्रांसफर हो सकते हैं। पहला पॉजिटिव है, यानी जब हमारा पहले हमने कुछ सीखा है वो फेलिसिटेट कर रहा है हमारी नई लर्निंग को, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लाइक लैटिन हेल्प करती है फ्रेंच सीखने में। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या हुआ कि जो पहले सीखा है वो इंटरफेयर कर रही है नई लर्निंग में। जैसे ड्राइविंग अगर लेफ्ट हैंड से सीखी है तो राइट हैंड में दिक्कत आएगी। इंडिया में जो है वो अलग
तरफ की ड्राइविंग है, अमेरिका में अलग तरफ की ड्राइविंग है, तो जो इंडिया का ड्राइवर होगा उसे अमेरिका में जाके थोड़ी दिक्कत आएगी। जीरो ट्रांसफर जो है उसे हम क्या कहेंगे कि व्हेन प्रीवियस लर्निंग हैज नो इफेक्ट ऑन न्यू लर्निंग, इट इज कॉल्ड जीरो इफेक्ट। जैसे लर्निंग स्विमिंग डजंट हेल्प विद सॉल्विंग एल्जेब्रा, जो स्विमिंग अगर आप सीख जाते हैं तो एल्जेब्रा को सीखने में उसमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, दैट इज जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीन तरह के ट्रांसफर हो गए। और एक बड़ा अच्छा कोट है यहाँ पर कि ऑल लर्निंग इन्वॉल्व ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, एंड दिस इज रियली वेरी वेरी मच ट्रू एज वेल। ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, इसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर, इसमें आप देख सकते हैं नेगेटिव ट्रांसफर का एक्सप्रेशन है, और इसमें हमें दिख रहा है जीरो ट्रांसफर। अब इसके बाद थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो अगेन ई एल थॉर्नडाइक, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कोई ऐसी फील्ड नहीं थी एक समय पर जिसमें इनकी थ्योरी नहीं थी। इन्होंने आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी जो है वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में दी। इसका मेन आइडिया क्या था कि ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन सिमिलैरिटी बिटवीन लर्निंग एंड ट्रांसफर टास्क, यानी जो हम सीख रहे हैं उसमें कितनी सिमिलैरिटी है नए सीखे जाने वाले टास्क के कंटेक्स्ट में। अगर सिमिलैरिटी है तो ट्रांसफर होगा, नहीं है तो ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे ग्रामर की प्रैक्टिस से क्या होता है, राइटिंग इंप्रूव होती है फॉर्मल लेटर की। और क्रिटिसिज्म इसका क्या है, ये लिमिटेड है और सिमिलर सिचुएशंस को ही सिर्फ डील करता है, इट इग्नोर्स इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। ये इसका एक आपके लिए मैंने इन्फोग्राफिक यहाँ पर डाला है, आप देख सकते हैं। ये स्किल 1 है, स्किल 2 है, अलग अलग इसके कंपोनेंट्स हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स इसके कॉमन है, और यही कॉमन कंपोनेंट्स जो ओवरलैप कर रहे हैं इस वेन डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं, यही हेल्प करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी। इसके बाद जड एक और साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जूड, उन्होंने एक जनरलाइजेशन की थ्योरी दी। उन्होंने कहा ट्रांसफर ऑकर्स व्हेन लर्नर्स अंडरस्टैंड जनरल प्रिंसिपल्स दैट कैन बी अप्लाइड, यानी कि जब एक लर्नर ये सीख लेता है, जनरल प्रिंसिपल्स को सीख लेता है, तो जा करके क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडिशन सीखा है, और उसके बाद जो है वो आप जब मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हो और आपको ये पता चल जाए कि जनरल प्रिंसिपल ये है कि रेपिटेटिव एडिशन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें उसको हेल्प मिलेगी। यानी जनरल प्रिंसिपल्स को बच्चे को सीखना पड़ता है। एग्जाम्पल इसमें है अर्थमेटिक के प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, सॉरी, जो एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो समुद्री जहाज है वो पानी में तैरता है। तो अब ये समझ जाएगा कि भाई ठीक है, अगर उसको ये कंसेप्ट आ गया, आर्किमिडीज का जनरल प्रिंसिपल आ गया, तो हर जगह वो इसको अप्लाई कर पाएगा। और इट एम्फेसाइजेस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। नेपोलियन हिल ने भी कहा है नॉलेज इज पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज फ्रीडम, सो वी शुड मूव आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉलेज टू फ्रीडम। देन थ्योरीज ऑफ लर्निंग में आगे जो आती है थ्योरी, वो है जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी। ये बोलते हैं फोकस ऑन इनसाइटफुल लर्निंग और पैटर्न रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट। ये कहते हैं ट्रांसफर में लर्निंग में तब होता है जब लर्नर परसीव करता है रिलेशनशिप स्ट्रक्चर्स के बीच में। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, सॉल्व वन टाइप ऑफ मैथ प्रॉब्लम हेल्प्स शेयर द सेम लॉजिक। यानी मान लीजिए आपने बच्चे को डिवीजन सिखा दिया है, और डिवीजन में बच्चा यदि 55 को, जो 55 से जो है वो 226 को डिवाइड कर पा रहा है, तो वो 55 से 842 को भी डिवाइड कर पाएगा, बिकॉज देर इज अ रिलेशनशिप एंड देर इज अ पैटर्न, देर इज एन इनसाइटफुल लर्निंग जो कि इसमें काम करती है। इसकी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स को हम इससे बच्चों को सिखा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इससे बच्चों को सिखा सकते हैं, हम कनेक्शंस अक्रॉस सब्जेक्ट्स इससे बच्चों को बता सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये कनेक्शन अक्रॉस सब्जेक्ट्स ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। और डिजाइन कर सकते हैं करिकुलम को स्पाइरल वे में, जिसका ब्रूनर ने बहुत एक जो है वो इसको जो है वो एनविसेज किया है, रीविजिट्स की आइडियाज इन न्यू कंटेक्स्ट एंड फॉर्मल। ये फोस्टर करता है मेटाकॉग्निशन को और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को। इसके बाद अगर हम समरी टेबल की बात करें तो इस तरफ हमने थ्योरीज लिख दी हैं, इस तरफ की आइडियाज हैं, और यहाँ पर जो है वो इम्प्लीकेशन है। आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी बोलती है सिमिलर टास्क एनहांस करते हैं ट्रांसफर को, और इम्प्लीकेशन क्या है इसकी, प्रैक्टिस इन रियल लाइफ टास्क। जनरलाइजेशन बोलता है जनरल प्रिंसिपल बच्चा सीख लेता है, जैसे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सीख लिया तो वो प्रिंसिपल हर जगह काम करेगा, सेम सिचुएशन में, सेम सर्कमस्टांसेस में आप वो टीच कंसेप्ट कर सकते हैं, नॉट जस्ट फैक्ट। हमें सिर्फ कंसेप्ट सिखाने हैं, फैक्ट नहीं। हमने ये नहीं बताना है कि समुद्र में जो है वो जहाज नहीं डूबता, फिर हम बताएंगे उसके बाद जो है वो कागज नहीं डूबता पानी में कुछ समय तक, फिर हम सिखाएंगे कि जी अगर हवाई जहाज पानी में कहीं लैंड कर जाए तो वो नहीं डूबेगा। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम अलग 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 फैक्ट सिखाएं, हम सीधा एक चीज सिखा देंगे कि आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल है जो बोलता है कि ऐसी वजह से जो है वो जो जहाज है वो नहीं डूबता है, तो जब जहाज एक नहीं डूबेगा तो दूसरा भी नहीं डूबेगा। तो ये एक जनरलाइजेशन है। मेंटल डिसिप्लिन की बात हम कर सकते हैं।
मेंटल डिसिप्लिन अगर हम बात करें तो इस थ्योरी में एक्सरसाइज स्ट्रेंथन्स द माइंड, इसमें जो है वो स्ट्रेंथन करती है माइंड को, और इसमें जो है वो क्या होता है, आउटडेटेड लिमिटेड और मॉडर्न रेलेवेंस है, इसकी इम्प्लीकेशन अब बहुत कम है अगर हम मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी की बात करें एज फार एज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज कंसर्न। लेकिन स्टिल मेंटल स्ट्रेंथन के लिए जो है वो इसको हम यूज कर सकते हैं। जेस्टॉल्ट या ट्रांसपोजिशन थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर लीड्स टू ट्रांसफर की बात करता है कि अगर हम स्ट्रक्चर को सीख जाएंगे तो उसी से ट्रांसफर होगा। ये एनकरेज करता है होलिस्टिक मीनिंगफुल लर्निंग को। रॉबर्ट गैने, जिसको हमने पीछे पढ़ा है, उनकी एक कोट यहाँ पर आई है, द रियल गोल ऑफ एजुकेशन इज नॉट जस्ट नॉलेज बट ट्रांसफर। वो बोलते हैं कि भाई एजुकेशन का जो गोल है वो नॉलेज नहीं है, वो ट्रांसफर है, क्योंकि ट्रांसफर आ जाएगा तो नॉलेज तो अपने आप बच्चा जनरेट करता रहेगा, अदरवाइज हर बार हमें नई नई चीज सिखानी पड़ती रहेगी। अगर हम समरी में आगे चले तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इसको बहुत अच्छी तरह से समराइज कर रहे हैं, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। इसके बाद एक और है कि लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड, लियोनार्डो दा विंची। तो ये दो ऐसी कोट्स थी, और साथ साथ एक बीबी किंग की है, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज नॉट दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। लर्निंग की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि कोई भी इससे आपको दूर लेकर के जा नहीं सकता। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को एम्फेसाइज करती हुई ये कुछ कोट्स अभी हमने देखी, और ओवरऑल लर्निंग का जो हमारा एक बहुत मोटा मोटी चैप्टर था वो यहाँ यहाँ करके कंक्लूड होता है। तो अब 4 वीडियोस इसके लिए लगी हैं, आप चारों वीडियोस को देख सकते हैं इफ यू विश। लास्ट में होम टेकिंग मैसेज, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। तो सबसे पहले तो आप कमेंट में ये बताएं कि बी एफ स्किनर के जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में उन्होंने एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बताई थी, तो कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो इस पर्टिकुलर कोड के साथ कोहेरेंस करती है, सिमिलैरिटी शो करती है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर आप में से कोई इस वीडियो को एंड तक देखता है तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। फिर आपसे मुलाकात होगी। लर्निंग के ही इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने सिर्फ लर्निंग की थ्योरीज को ही एंड किया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इसमें करने को बाकी हैं। तो जब तक हम वो करते हैं तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।